नमस्कार। धातु रहस्य, धातु दुर्बलता पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। कोशिश ये है कि आयुर्वेद की एक अहम चीज धातु को आसान भाषा में समझें कि किसी भी चीज को समझने के लिए उसकी सबसे छोटी इकाई से शुरू करना चाहिए। जैसे मकान है तो ईंटें। तो आयुर्वेद में शरीर की बनावट को कैसे देखा जाता है? ये सेल्स वाला नजरिया तो नहीं होगा? हाँ बिल्कुल। ये जैसे साइंस में सेल्स होते हैं, आयुर्वेद शरीर को 7 मूल इकाइयों या टिश्यूज में देखता है। अच्छा। इन्हें ही धातु कहते हैं। धातु कहते हैं। ले अधिग्रहण पर धातु, मतलब जो शरीर को धारण करे, संभाले, धारण करे। अच्छा। और इनका मुख्य काम शरीर को बनाना और उसका पोषण करना भी है। तो ये 7 धातुएं कौन सी हैं? वीडियो में बताया गया होगा। हाँ बिल्कुल। नाम है रस, फिर रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और आखिर में शुक्र। और मजे की बात यह कि ये एक के बाद एक बनती हैं। जैसे पहली धातु रस, वो पोषण देकर रक्त को बनाती है। अच्छा। फिर रक्त से मांस, मांस से मेद, और ऐसे ही सिलसिला शुक्र धातु तक चलता है। ये तो एक पूरी प्रक्रिया है। और वीडियो इस बात पर भी जोर देता है कि सभी धातुएं जरूरी हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मांस बना लिया तो शरीर बन गया। अस्थि मतलब हड्डियां, वो भी उतनी ही जरूरी है। सही कहा। हर एक का अपना काम है। जैसे रक्त धातु का जिक्र किया वीडियो में, वो पूरे शरीर में सर्कुलेशन और ऑक्सीजन वगैरह पहुंचाती है। तो हर धातु अपने आप में महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और इनके संतुलन की भी बात हुई होगी। हाँ, वहीं आ रहा था। स्वस्थ शरीर के लिए इन 7 धातुओं का संतुलित होना, मतलब समभाव में होना, बहुत जरूरी है। ना कोई कम, ना कोई ज्यादा। ठीक है। और यहीं पर वीडियो 3 दोषों का जिक्र भी करता है। वात, पित्त और कफ, इनका भी रोल है। अच्छा, तो दोषों का और धातुओं का क्या कनेक्शन है? मतलब ये कैसे जुड़े हैं? कि जब ये दोष बिगड़ते हैं, मतलब असंतुलित होते हैं, तो वे अक्सर शरीर में जो धातु पहले से थोड़ी कमजोर है, उसी पर असर डालते हैं। उदाहरण के तौर पे? हाँ, मान लीजिए किसी की अस्थि धातु यानी हड्डियां कुछ कमजोर हैं, और अगर उसका वात दोष बढ़ गया, वात मतलब गति, मूवमेंट, तो ये बढ़ी हुई वात उन कमजोर हड्डियों, खासकर जोड़ों को पकड़ सकती है। ओह! इसे वीडियो संधिवात कहता है। जैसे घुटनों में दर्द वगैरह होना। समझ गए। तो दोष बिगड़ने पर कमजोर धातु पर असर आता है। बिल्कुल। अब ये धातुएं बनती कैसे हैं, ये भी दिलचस्प है। ये प्रक्रिया हमारे खाने से शुरू होती है। पेट में होती है जठराग्नि, हमारी पाचन अग्नि। वो भोजन को पचाकर एक आहार रस बनाती है। आहार रस? हाँ, इस रस का जो पौष्टिक हिस्सा है, सार भाग, वो आगे जाकर क्रम से 7 धातुओं का निर्माण करता है। और बाकी का? बाकी जो मल भाग है, वो शरीर से बाहर निकल जाता है। आहार सिर्फ खाना पीना नहीं है। हाँ, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। कि जो हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं या मन में सोचते हैं, वो सब भी एक तरह का आहार है ना? बिल्कुल। वो भी हमारे शरीर और मन पर, और इस तरह धातुओं पर भी असर डालता है। इसीलिए सिर्फ पौष्टिक भोजन ही नहीं, बल्कि पॉजिटिव सोच, अच्छा माहौल, ये सब भी जरूरी बताया गया है। सही बात है। ये एक समग्र दृष्टिकोण है, सिर्फ पेट भरने तक सीमित नहीं। और आखिर में ओजस। ओजस, ये क्या है? इसे आप सभी धातुओं का सार, उनका निचोड़ या एसेंस समझ सकते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये हमारी इम्यूनिटी, हमारी जीवन शक्ति है। अच्छा, वाइटैलिटी जिसे कहते हैं। हाँ, वही। ये ओजस ही हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है और जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने में मदद करता है। इसके रूप में देखता है। रस से लेकर शुक्र तक सब एक क्रम में बनती हैं, एक दूसरे पर निर्भर है। हाँ। और इनका अच्छा रहना सिर्फ हमारे खाने पर ही नहीं, बल्कि हम क्या देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, उस पर भी निर्भर करता है। और इन सब का जो सार है, वो है ओजस, यानी हमारी इम्यूनिटी या जीवन शक्ति। एकदम सही। और ये जो आहार की व्यापक परिभाषा है ना, कि देखना, सुनना, सोचना भी पोषण है या असर डालता है, ये वाकई सोचने पे मजबूर करता है। अगर ऐसा है तो फिर सवाल उठता है कि हम रोजमर्रा में भोजन के अलावा और कौन से छोटे छोटे बदलाव कर सकते हैं जिनसे हमारे पूरे सिस्टम को, हमारे संतुलन को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचे। ये एक विचारणीय प्रश्न है। हाँ बिल्कुल। तो ये बातचीत आगे जारी रहेगी।